हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इस सीरीज में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और उनके की पॉइंट। तो इसके पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और की पॉइंट आपको बताए थे 5 वीडियोज में, और कम्युनिकेशन सिस्टम के भी मैंने लगभग 5 वीडियोज में उसके पूरे फार्मूलेज और की पॉइंट को समाप्त किया था। तो इसमें के अंदर अपन ईएमटी से रिलेटेड पूरे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और की पॉइंट 5 वीडियोज में उनको कवर करने वाले हैं। और जो लोग अभी गेट 2017 के लिए नहीं 2018 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब टॉपिक्स जो भी मैंने फार्मूलेज बताए हैं और उनके की पॉइंट बताए हैं, ये अपन पूरे सब्जेक्ट डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ईएमटी के भी अपन इसमें फार्मूले देखते हैं। तो इस वीडियोज में आपको जितना भी कुछ समझ में आए तो आप समझिए, और बाकी जितना समझ में नहीं आया तो वो अपन इसको बाद में डिटेल से देखने वाले हैं। तो ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं अपन इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और की पॉइंट। सबसे पहले इसका टॉपिक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन है ईएमटी का, तो उससे अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू स्टेबल चार्ज। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है आपकी स्टेबल चार्ज के कारण। स्टेबल चार्ज होता है आपका क्यू, उसके कारण जो फील्ड जनरेट होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है आपकी मूविंग चार्ज के कारण। मूविंग चार्ज के कारण फील्ड जनरेट होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, तो आप देख सकते हैं उनको। अब इसमें आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ने क्या डिनोट किया था? कूलम्ब्स लॉ डिनोट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ फोर्स। कूलम्ब ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उसको फोर्स के टर्म में डिनोट किया था। तो फोर्स आपका कूलम्ब के अकॉर्डिंग था फोर्स इक्वल्स टू क्यू इनटू ई। क्यू था आपका चार्ज और ई थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई इक्वल्स टू एम ए। और जो इसका चार्ज का पाथ होगा वो होता है लीनियर पाथ। कौन सा होता है? लीनियर पाथ। अब लॉरेंज ने क्या किया? लॉरेंज ने एक फॉर्मूला दिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स के टर्म में उसने डिनोट किया। मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स के टर्म में डिनोट किया। तो F इक्वल्स टू फाइव वी क्रॉस बी। वी है आपका वेलोसिटी और बी है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और जो इसका पाथ होगा वो होगा आपका सर्कुलर पाथ होगा। सर्कुलर पाथ, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है आपकी मूविंग चार्ज के कारण। किसी मूविंग चार्ज के कारण जनरेट होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो मान के चलिए कोई चार्ज पार्टिकल आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा उसके परपेंडिकुलर। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर उस पर फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स हो जाएगा आपका F। तो लोरेंज के अकॉर्डिंग फोर्स हुआ मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और जो इसका पाथ होगा वो होता है सर्कुलर पाथ। तो ये हुई लोरेंज लॉ और कूलॉम लॉ। तो लॉरेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स हुआ वो डिस्प्लेसमेंट के क्या हुआ? परपेंडिकुलर। जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है उसके परपेंडिकुलर उस पर फोर्स आएगा। अब एग्जांपल देखते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल अपन ऐसे देख सकते हैं जैसे डीसी वोल्टेज हुआ। डीसी वोल्टेज क्या हुआ आपका? डीसी वोल्टेज होता है आपका वोल्टेज इज अ ग्रुप ऑफ चार्ज। वोल्टेज जो होता है ग्रुप ऑफ चार्ज होता है, और उसके कारण जो फील्ड जनरेट होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीसी वोल्टेज हो गया आपका कॉस, और उसके कारण जो फील्ड जनरेट हुई उसको क्या बोलते हैं? उसका इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है आपकी डीसी करंट के कारण। तो डीसी करंट हो गया आपका कॉज, और उसके कारण जो फील्ड जनरेट हुई वो हो गया इफेक्ट। वो हुई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई डीसी करंट के कारण। तो ये आपको याद रखना है। अब ई होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ये मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। जो इसकी यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये होती है आपकी फोर्स के टर्म में और ये होती है आपकी वोल्टेज के टर्म में। तो ये अलग अलग यूनिट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एच से क्या डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है आपकी एम्पियर पर मीटर। बी से क्या डिनोट करते हैं अपन? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट याद रखनी है आपको, टेस्ला। एक चीज और याद रखनी है आपको, जो इंटेंसिटी होती है चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, वो होती है आपकी हमेशा वोल्ट पर मीटर में या एम्पियर पर मीटर में। और जो डेंसिटी होगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो वो होती है हमेशा मीटर स्क्वायर में। ये चीज आपको याद रखनी है, इससे आप इनकी यूनिट में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डी होती है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी इज इन पर मीटर एंड डेंसिटी इज इन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन होता है आपका परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एप्सिलॉन अपन लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो होती है
यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, और जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 या ग्रेटर देन 1। तो एप्सिलॉन नॉट जो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, और एप्सिलॉन आर होती है किसी मीडियम की परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/36 पाई इंटू 10⁹ फेरेड पर मीटर, या इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर। तो जैसे भी आप इनको याद रखना चाहें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसमें अपन म्यू। म्यू क्या होता है आपका? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी होती है आपकी एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड, एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू डिनोट करते हैं अपन म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू नॉट होता है आपका फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, और उसकी जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस की वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसकी यूनिट है हेनरी पर मीटर और इसकी यूनिट है फैरेड पर मीटर। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। क्यू होता है आपका C इंटू वी, मतलब चार्ज जो होता है कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस की यूनिट हो जाती है फैरेड, वोल्टेज की यूनिट हो जाती है वोल्ट, और क्यू की यूनिट होती है कूलम। अब अपन ने मीटर स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किया, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर का की यूनिट होती है डी की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की, और फेरेड पर मीटर अपन ने यूनिट देखी परमिटिविटी की, और वोल्ट पर मीटर यूनिट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया आपका D इक्वल्स टू एप्सिलॉन E, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगला फार्मूला होता है आपका L इक्वल्स टू साई एम अपॉन आई, साई एम अपॉन आई। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं साई एम इक्वल्स टू एल आई, मतलब फ्लक्स इक्वल्स टू इंडक्टेंस इनटू करंट, और Q इक्वल्स टू सी भी साई इक्वल्स टू एल आई। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो साई को डिनोट करते हैं अपन वेबर से, और एल होता है आपका हेनरी में, करंट होता है आपका एम्पियर में। अब आपने मीटर स्क्वायर से इस साइड मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर से इस साइड मल्टीप्लाई किया, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर जो निकल के आया वो यूनिट होती है आपकी बी की, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, और हेनरी पर मीटर हुई आपकी म्यू की, और एच हुई आपकी क्या की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस टाइप से ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ ई, और बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एच, ये आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं अपन इसमें बेसिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज जो होता है आपका, चार्ज आपका बेसिकली आप क्या जानते हैं अभी तक, क्यू होता है। तो अब उसको और किस टाइप से अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्यू जो होता है आपका बेसिकली वो होता है आपका पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, ये कोई पॉइंट है इसके कारण जो चार्ज होगा उसको अपन क्यू बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। इसकी यूनिट होती है कूलाम, कूलाम इसको डिनोट करते हैं डॉट से क्यू से, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स में और एंटीना में आपका पॉइंट चार्ज होता है। दूसरा इसमें होती है आपकी लाइन चार्ज, ये तो हुआ पॉइंट चार्ज। लाइन चार्ज क्या होता है आपका, आप पॉइंट चार्ज को क्यू एल से डिनोट करते हैं, लाइन चार्ज को आप रो एल से डिनोट करेंगे, रो एल। रो एल आपका क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलाम पर मीटर। पॉइंट चार्ज की यूनिट थी कूलाम, अब लाइन चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर। मान के चलिए ये कोई आपका चार्ज है, किसी पूरी लाइन में ये डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये हो जाएगा आपका लाइन चार्ज। एल लेंथ की कोई लाइन है, जैसे कोई कोएक्साइल केबल है या ट्रांसमिशन लाइन है, तो वो एक लंबी लाइन होती है, तो उसमें आप केवल पॉइंट चार्ज कैलकुलेट नहीं करेंगे, अगर चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आप लाइन चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर। अगला पॉइंट होता है इसमें वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज जो होता है वो आप डिनोट करते हैं रो वी से, रो वी से, और ये क्या होता है डी क्यू बाई डी वी, और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यू, कूलाम पर मीटर क्यू। ये होता है आपका वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज आपका मेनली होता है आयोनोस्फीयर में या डायोड के डिप्लेशन रीजन में, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यू। अब एक चार्ज होता है आपका सरफेस चार्ज। पॉइंट चार्ज हो गया, लाइन चार्ज हो गया, वॉल्यूम चार्ज हो गया, और सरफेस चार्ज क्या होता है आपका, रो एस से डिनोट करते हैं, रो एस। रो एस मतलब सरफेस, और रो वी मतलब वॉल्यूम, और रो एल मतलब लाइन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये होता है आपका डी क्यू बाई डी एस, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये मेनली आपका होता है सरफेस पर। सरफेस जैसे आपका एक कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, तो ये प्लेट आपकी किस टाइप से होती है, इस टाइप से ये प्लेट है जैसे कैपेसिटर की। तो इनकी जो पूरे सरफेस पर जो चार्ज होगा, इस प्लेट के सरफेस पर चार्ज होगा, उसमें आप सरफेस चार्ज कैलकुलेट करेंगे रो एस डी क्यू बाई डी एस। तो ये होता है कैपेसिटर की प्लेट पर या वेवगाइड पर, मतलब पूरे जो सरफेस पर चार्ज होगा वो आपका होगा सरफेस चार्ज।
तो ये हुए आपके बेसिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनकी यूनिटें आपको याद रखनी है, कहाँ पर आप कौन सा चार्ज कैलकुलेट करेंगे ये आपको याद रखना है। अब बेसिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। करंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप से होता है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अपन। करंट का जो वायर होता है, अपन मेनली करंट कैलकुलेट करते हैं अभी कहाँ, किसी वायर में, किसी वायर में अपन करंट कैलकुलेट करते हैं। तो जो करंट हुआ वो हुआ आई, उसकी यूनिट हो गई एम्पियर, ठीक है। और ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई मीन्स नहीं है। दूसरी होती है आपकी सरफेस करंट। सरफेस करंट आपका क्या होता है, के बार से आप इसको डिनोट करते हैं। किसी सरफेस पर जो करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कोई एक सरफेस हुआ, उस पर टोटल सरफेस पर जो करंट फ्लो होगा वो होगा आपका के बार। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, डी आई अपॉन डी एल, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ये होती है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस करंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगला होता है आपका सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में आपको 6 बार से करंट डिनोट करते हैं, डी आई अपॉन डी एस। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला होता है आपका पॉइंट चार्ज। एलिमेंट के कारण जो करंट फ्लो होता है उसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। तो इन सबको अपन अभी डिटेल्स में देखने वाले हैं, अभी आप इनको देखते जाइए। तो इसमें अब अपन देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। जो स्केलर क्वांटिटी होगी वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होगी, वो केवल आपकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होगी, जैसे कि वॉल्यूम हुआ किसी चीज का। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है। इसका एग्जाम्पल हुआ सरफेस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन सी चीज वेक्टर है और कौन सी चीज स्केलर क्वांटिटी में है। अब डेल देखते हैं। डेल का होता है आपका डेल ऑपरेटर। डेल इक्वल्स होता है डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, डी वाई ऑफ ए वाई प्लस डी वाई डी जेड ऑफ ए जेड। ये ए एक्स ए वाई ए जेड आपके कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स के डिनोट करने के तरीके, ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो ये 3 टाइप से होते हैं, ये अपन अभी आगे देखने वाले हैं कैसे कैसे होते हैं ये। जो डेल होता है वो क्या होता है, इट इज अ वेक्टर ऑपरेटर used to analyze the rate of change of a quantity in 3 dimension। जैसा कि अपन ने देखा dy dx of ax, dy of ay और dy dz of az, मतलब ax ay az तीनों डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज की एनालिसिस कर रहा है। dy dx या dy of और dy dz क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, तो उनकी एनालिसिस करता है आपका डेल ऑपरेटर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। डेल क्रॉस डेल एफ। एफ यहाँ पर आपका क्या है, एफ है आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी को आप डेल के साथ लिखते हैं तो वो होती है आपकी ग्रेडियंट। और अगर ए मान के चलिए आपकी कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको आप डेल के साथ लिखेंगे तो वो होगा उसका डाइवर्जेंस। तो ये आपको याद रखना है। डेल के साथ आप कोई स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे तो वो होगा उसका ग्रेडियंट, और डेल के साथ आप कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे तो वो होगा आपका क्या, डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब क्या होगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। एफ आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो क्रॉस से अपन डिनोट करते हैं कर्ल को। तो ये क्या हुआ, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। एफ आपकी स्केलर है तो डेल क्रॉस एफ होता है आपका स्केलर। तो डेल क्रॉस डेल डॉट एफ मतलब कर्ल ऑफ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आपकी, 0। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब डेल डॉट डेल क्रॉस ए, ए आपकी कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो डेल क्रॉस ए है, मतलब ये इसका क्या हुआ, कर्ल। अब ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो डेल के साथ ये क्या होगा उसका डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर, ये आपका क्या होता है, 0 होता है। ये वैल्यू 0 होती है और ये भी 0 होती है, ये आपको याद रखनी है। अब इसमें अगला फार्मूला होता है डेल क्रॉस ए बार। ए बार आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल कोष्टक में डेल डॉट ए, मतलब जो डेल होगा उसका पहले ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डेल आपका बाहर रहेगा। तो डेल कोष्टक डेल डॉट ए माइनस, अब आपका ये डेल का इस डेल में मल्टीप्लाई होगा और ए आपका बाहर रहेगा और यहाँ पर माइनस रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। ये वैल्यू सीधे सीधे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं। इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है और इसकी वैल्यू इस टाइप से होती है। अब देखिए इसमें अपन डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस आपका क्या होता है, डाइवर्जेंस आपका इसमें देखिए आपकी इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉज के। इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉज के। तो कॉज आपका मान के चलिए चार्ज है, तो चार्ज के कारण आपकी क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा आपका D डॉट डी एस। अब D आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ D डॉट डी एस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका गॉस का फर्स्ट लॉ है, गॉस लॉ है। इसको आप डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो भी लिख सकते हैं। रो भी अपन देख चुके हैं क्या होता है आपका, वॉल्यूम चार्ज होता है। ये अपन अभी डिटेल से इसको देखेंगे। तो आपका जो गॉस का फर्स्ट लॉ हुआ वो क्या हुआ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ D डॉट डी एस इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू Q।
तो यहाँ पर देखिए आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल्स टू होता है आपका साई ई। तो ये आपका गॉस लॉ नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन ये आपका गॉस लॉ नहीं है। गॉस लॉ आपका क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू, ये आपका गॉस लॉ है। और गॉस लॉ का दूसरा पॉइंट होता है आपका डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो बी, तो ये आपको याद रखना है। कर्ल आपका क्या होता है, इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कॉज के। तो कॉज हुआ आपका करंट, करंट के कारण जो फील्ड जनरेट होती है वो होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। तो एच हो गया आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल होता है आपका आई। ये हुआ आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इस टाइप से आपको ये याद रखना है, याद रखना है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट डी इंटू डी वी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये भी गॉस लॉ का एक दूसरा फॉर्म है। अब स्टोक्स थ्योरम आपकी क्या होती है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई। तो इसमें आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल्स टू डेल क्रॉस एच इंटू डी एस। अब इनको याद आप कैसे रख सकते हैं, इनको याद आपको ऐसे रखना है, डी डॉट डी एस है, अगर कोई सरफेस क्वांटिटी है, डी एस आपका हुआ सरफेस, और उसको आपको वॉल्यूम में चेंज करना है, तो इसके साथ जो क्वांटिटी होगी उसका आप डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो डेल डॉट डी हो गया और ये सरफेस आपका वॉल्यूम में चेंज हो गया। स्टोक्स थ्योरम में जी यहाँ पर लाइन में क्वांटिटी है, डी एल है, तो लाइन को आप सरफेस में चेंज कर रहे हैं, तो ये आपकी जो होगी वो आपकी क्या में हो जाएगी, डेल क्रॉस एच में, डेल क्रॉस एच लिखेंगे आप इसको। और यहाँ पर जो क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी थी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमेशा डेल डॉट में होती है, डाइवर्जेंस में लिखते हैं, और जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा कर्ल में लिखते हैं। तो ऐसे भी आप इनको याद रख सकते हैं। जो इंटेंसिटी होगी जैसे ई हुआ या एच हुआ, वो हमेशा डेल क्रॉस में आप लिखेंगे, डेल क्रॉस एच या डेल क्रॉस ई लिखेंगे। और जो डाइवर्जेंस क्वांटिटी होती है उसको डेल डॉट डी लिखेंगे या डेल डॉट बी लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अब मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल ने इक्वेशन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब उनको दो टाइप के फॉर्म है, एक तो उनका इंटीग्रल फॉर्म है और दूसरा उसका पॉइंट फॉर्म है। तो इनको अपन देखते हैं। चार इक्वेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू, ये हुआ आपका गॉस लॉ। इसको पॉइंट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी, ठीक है। अगला हुआ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू जीरो, इसको अपन केवीएल की इक्वेशन भी बोलते हैं, वोल्टेज इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। अब ये कंडीशन होती है एरोटेशनल फील्ड की, कोई फील्ड एरोटेशनल होगी जब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और इसको अपन पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ देखिए आप, ई आपका क्या है, इंटेंसिटी है, तो इसको अपन ने डेल क्रॉस में लिखा, और डी आपका क्या था, डेंसिटी थी, तो इसको अपन ने डेल डॉट में लिखा। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो, ये होती है आपकी केसीएल की इक्वेशन। और सोलेनोइडल की कंडीशन भी ये होती है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, डाइवर्जेंस में, तो डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल आपका क्या था, इक्वल्स टू आई, ये आपका क्या था, एम्पियर लॉ। तो इसको पॉइंट फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं, ये इंटेंसिटी है तो डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, यहाँ पर करंट था और जे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका देखिए चार्ज था और यहाँ पर हो गया आपका चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई मैक्सवेल की इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में भी और पॉइंट फॉर्म में भी। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चंस इनसे आ जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे अपन दूसरे वीडियोज में देखते हैं। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो इनको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।